जय हिंद साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला जो सतीश चंद्र की हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए आज जो है चैप्टर नंबर 14 और 15 को कॉम्बाइंड किया जाएगा। चैप्टर नंबर 14 ही बच्चों शेड्यूल है, बट 15 को क्यों इसमें लिया जा रहा है तो उसका रीजन है, जब तक चैप्टर नंबर 15 को नहीं समझेंगे, 17वीं सदी के पूर्वार्ध का जो भारत है उसे नहीं समझेंगे, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है शुरू करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी क्लास में हम लोग कर रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर हिस्ट्री इन हिंदी बाई अनिल सर है, ये इसका क्यूआर कोड है, आप स्कैन करके भी ले सकते हैं। लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के जो भी करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अभी मेंस की मैं श्रृंखला विद मॉडल आंसर चला रहा हूं, वो भी आपको सप्ताह में 2-3 मॉडल आंसर के साथ मेंस के हिस्ट्री के जो है वो आंसर प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे। तो आइए जो है फटाफट हम लोग बिना देर किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का मुद्दा हम लोगों का क्या है, तो आज का मुद्दा हम लोगों का चैप्टर 14 दक्कन और दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत है, इसमें बेटा चैप्टर 15 को भी मैं मर्ज करूंगा जो है, क्यों, क्योंकि इससे थोड़ा सा बिना कॉन्सेप्ट समझे ना ये बिखरा हुआ सा हो जाएगा। तो चैप्टर 15 17वीं सदी के पूर्वार्ध का भारत है। चैप्टर 15 17वीं सदी के पूर्वार्ध का भारत है। तो पिछले क्लास में हम लोग कहां तक किए हुए थे, तो पिछले क्लास में हम लोगों का जो कहानी था वो अकबर तक आ चुका था। मुगल साम्राज्य का जो अपना संघर्ष और अकबर तक हम लोग कर चुके थे। तो मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य की कहानी कहां से शुरू हुआ था, तो ये कहानी जो है बाबर है, ये कहानी हुमायूं है, ये कहानी अकबर है, देन आफ्टर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब है। तो ये पूरी मुगल पेडिग्री है, और इस पेडिग्री में हम लोग बाबर 1526 से 30 तक, हुमायूं का 2 समय काल 1530 से 1540, फिर बच्चों लगभग 15 साल निर्वासन का जीवन, और सरहिंद के युद्ध से फिर से भारत की सत्ता जो है मिलता है। फिर उसके बाद शहंशाह अकबर के बारे में, कैसे उनका 3 चरणों का शासन था, पहले बैरम खान के संरक्षण में, फिर जो है धायमा महामनगा के संरक्षण में, और उसके बाद 1562 से एक स्वतंत्र शासक के रूप में। क्योंकि चैप्टर दक्कन की नीति है, तो दक्कन में केवल इन्हीं 3 लोगों का योगदान थोड़ी था। दक्कन में जब तक आप अगले 3 को नहीं समझेंगे कैसे कर पाएंगे, तो इसीलिए बच्चों मैंने कहा कि चैप्टर 15 को भी मर्ज करना जरूरी है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि जहांगीर का क्या डेवलपमेंट है। तो 1605 से 1627 ईस्वी, 1605 से 1627
27 ईस्वी। तो इनके बचपन का नाम सलीम रहता है। अकबर के बड़े ही दुआओं के बाद, बड़े ही मिन्नतों के बाद शहंशाह हिंदुस्तान नंगे पैर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए हुए थे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाकर के फरियाद किए हुए थे और कहते हैं कि एक शहंशाह नहीं बल्कि एक फरियादी आपके दर पर आया है। और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुआ था। तो पुत्र की प्राप्ति के साथ इन्होंने उनका नाम सलीम रखा, गुरु के नाम पे, कि गुरु के ही आशीर्वाद से, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। लेकिन गुरु का नाम कैसे लें भाई? तो प्यार से इनको सेखू बाबा कहते थे। सेखू बाबा बड़े ही नाजो नखरों में पले बढ़े थे, बड़े ही नाजो नखरों में पले बढ़े थे। मीन्स कि अकबर ने गुर्बत का दौर देखा था। अकबर ने जो है, क्योंकि हुमायूं संघर्ष में रहते हैं, उसी दौरान अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। तो व्यक्ति जो संघर्षों में पला होता है वो सोचता है कि उसके जो अगली संतानें हैं कम से कम उन्हें वो दुश्वारियां न देखना पड़े। तो बड़े ही नाजो नखरों में, मतलब कि बचपन से ही इनको सारी सुख सुविधाएं थी, सारी सुख सुविधाएं थी। तो जो कहावत कहा जाता है बच्चों ने कि जतन का पतन लुटावन का राम, तो कुछ वैसा ही इनके साथ भी होता है। जिसका जितना जतन है उसका उतना पतन है। तो जहांगीर भी बचपन से ही कुछ नशे की लत में आते हैं और इस तरीके से युवावस्था का समय आता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों में जो है सलीम का विद्रोह हुआ था। तो सलीम का विद्रोह हुआ था। अकबर जो है रहमदिल साबित होते हैं, इनके विद्रोह को माफ कर देते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में गद्दी नसी कौन होता है? तो जहांगीर होते हैं। अब जहांगीर आते हैं भाई, तो आने के साथ में क्या हो रहा है? तो जहांगीर का शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहता है। थोड़े से कह सकते हैं कि शासन प्रशासन के प्रति ढुलमुल रवैया था, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों में इनका रुचि रहता है। तो जहांगीर के द्वारा जो है आते ही इनके दो पुत्र हैं। खुसरो का विद्रोह होगा, खुसरो का विद्रोह होगा। खुसरो इनके बड़े पुत्र रहते हैं, मानबाई के गर्भ से रहते हैं। और इस विद्रोह को सिख गुरु का समर्थन भी मिला हुआ था। खुसरो जब विद्रोह करते हैं तो इस तरीके से जो है सिख गुरु अर्जुन देव जो है इन्हें समर्थन दिए थे। तो अर्जुन देव को फांसी की सजा और खुसरो को क्या करते हैं? खुसरो को अंधा करवा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में मानबाई के गर्भ से खुसरो रहते हैं, मानबाई भी आत्महत्या कर लेती हैं। आगे चल करके ये विवाह किससे करते हैं? तो नूरजहां से विवाह करेंगे। और नूरजहां से जो विवाह है, इस विवाह के पश्चात जो है नूरजहां का राजनीति में दखल बढ़ना शुरू हो जाता है। राजनीति में बढ़ते दखल से क्या होता है? बढ़ते दखल से नूरजहां जुंटा ग्रुप का निर्माण होता है। नूरजहां या केवल जुंटा ग्रुप भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है। तो जो नूरजहां जुंटा ग्रुप है इसमें कौन सदस्य रहते हैं भाई? तो नूरजहां एक सशक्त अपना जो है दल बना लेती हैं और शासन पे प्रभावी जो है नियंत्रण रखती हैं। तो इसमें कौन है? तो इसमें जो है पिता एतमादुद्दौला है, पिता जो है एतमादुद्दौला है। इसमें जो है
मां असमत बेगम है, माता जो हैं वो असमत बेगम रहती हैं। इस ग्रुप में और कौन रहता है भाई? तो इसमें इनके भाई आसफ खान रहते हैं। इस ग्रुप में और कौन है? तो इस ग्रुप में खुर्रम है। खुर्रम यही आगे जाकर शाहजहां बनते हैं, यही आगे जाकर शाहजहां बनते हैं। तो जितने भी शासन प्रशासन के मुख्य पद रहते हैं या उच्च पदों का जो बंटवारा रहता है, अब नूरजहां उसमें हस्तक्षेप कर रही होती हैं। और जुंटा ग्रुप के साथ ही क्या होता है? इस जुंटा ग्रुप के साथ ही एक समानांतर सरकार जो है वो चलना शुरू हो गया था। शासन में इनका दखल था और एक समानांतर सरकार जो है चलना शुरू हो गया था। जहांगीर के समय के जो मुख्य कार्य रहते हैं भाई वो क्या है? जहांगीर के समय के जो मुख्य कार्य थे वो क्या रहते हैं? तो जहांगीर के समय के जो मुख्य कार्य हैं इसके अंतर्गत जो है इन्होंने 12 अध्यादेश जो है वो जारी किया था। 12 ऑर्डिनेंसेस वेर इश्यूड बाय द जहांगीर, और इसमें एक जो है प्रमुख रहता है शराबबंदी का जो अध्यादेश है। खुद बहुत ज्यादा बच्चों मदिरा के शौकीन रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, परंतु क्या करते हैं? परंतु जो है शराबबंदी का वो करते हैं। इनके द्वारा जो है यमुना के तट पर, यमुना के तट पर एक न्याय की जंजीर की स्थापना किया जाता है। न्याय की जो जंजीर है, अब न्याय की जंजीर जो है कोई भी फरियादी अगर न्यायालय के फैसले से खुश नहीं है या किसी भी तरीके से उसको कोई आपत्ति है तो वो यमुना के तट पर जो न्याय की जंजीर है उसे जोर जोर से खींचेगा, बजाएगा, जिससे इस बात का एहतराम होगा कि कोई फरियादी जो है वो आया हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये एक जुडिशियल फील्ड में इनका एक मेजर इनिशिएटिव्स के रूप में रहता है। अगला क्या रहता है? तो अगला जो है मेवाड़ के साथ जो एक लंबा संघर्ष रहता है उस पे संधि करते हैं। 1615 में मेवाड़ से संधि करते हैं। 3 बार प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु लगभग 1597 में हो गया था। उसके बाद महाराणा प्रताप के जो पुत्र रहते हैं वो राणा अमर सिंह रहते हैं। तो राणा अमर सिंह को ये सोचते हैं कि मेवाड़ पर विजय किया जाए, लेकिन राणा अमर सिंह जो हैं भारी पड़ते हैं और 3 प्रयास असफल हुआ। उसके बाद फिर संधि की जाती है और संधि के तहत जो है एक लंबा जो मेवाड़ के साथ कटुतापूर्ण संबंध जो है चल रहा होता है उसका जो है एक संधि के माध्यम से उस पर विराम लगता है। जहांगीर जो रहते हैं वो क्या करते हैं? तो अहमदनगर के अभियान के लिए, दक्षिण भारत में अहमदनगर के अभियान के लिए किसे भेजते हैं भाई? तो शाहजादा खुर्रम को भेजते हैं। शाहजादा खुर्रम जो हैं 1617 ईस्वी में अहमदनगर से संधि करेंगे और इस संधि के बाद जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दिया? तो इस संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। खुर्रम को
शाहजहां की उपाधि दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है अहमदनगर पे मुगलों का फिर से, अकबर के समय में चांद बीबी रहती हैं, फिर से अहमदनगर पे इनका जो है आधिपत्य स्थापित होता है। इनके समय काल में क्या होता है, तो इनके समय काल में 1622 ईस्वी में कांधार जो रहता है वो स्वतंत्र हो जाता है। कांधार जो बाबर के जमाने से मुगलों का हिस्सा है, अब वो क्या है, अब वो स्वतंत्र हो जाता है। तो ये एक बड़ा लॉस रहता है। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ जो है अब नूरजहां और खुर्रम जो है 1621-22 के बाद जो है इन लोगों में मतभेद बढ़ना, खुर्रम ही शाहजहां है। तो नूरजहां जानबूझ करके क्या करती हैं, जानबूझ करके इनको दूरस्थ क्षेत्रों में पोस्टिंग दिलवाती हैं कि राजधानी से ये दूर रहें, जिसे शाहजहां भाप जाते हैं कि ये एक चाल है। असल में नूरजहां की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। नूरजहां जो रहती हैं, जहांगीर से विवाह के पहले वो शेर अफगन की विधवा थी। शेर अफगन की विधवा थी, तो उनसे एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह इन्होंने शहरयार से किया था। कहानी बच्चों कुछ यूं रहता है कि जो ये जुंटा ग्रुप है, इस जुंटा ग्रुप में जो नूरजहां के भाई आसफ खां हैं, आसफ खां ने क्या किया था, तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है किससे किया था, तो पुत्री का विवाह जो है खुर्रम से किया था। तो ऐसे में अब सत्ता का जो गठबंधन होता है, इसमें नूरजहां सोच रही हैं कि शहरयार अगला शहंशाह हिंदुस्तान बने। आसफ खान जो भाई हैं वो सोच रहे हैं कि उनके दामाद, और लीगल रूप से देखा जाए जिस खुसरो को अंधा करवाया गया था उससे बाद में खुर्रम जो है वो मरवा देते हैं। तो ले दे करके खुर्रम या शाहजहां ही असली वारिस हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर मतभेद जो है वो बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। तो जानबूझकर कुछ, चूंकि जहांगीर पे नूरजहां का प्रभाव ज्यादा था, तो शाहजहां को दूर दराज क्षेत्रों में अब पोस्टिंग दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शाहजहां जो है उस चाल को समझ जाते हैं। जहांगीर का स्वास्थ्य भी खराब होता है, तथा उस समय जब जहांगीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उस समय दक्कन के सूबेदार के रूप में शाहजहां रहते हैं। दक्कन से वो आते हैं और बहुत सारा उठापटक होता है, और अंततः क्या होता है, अंततः जो है सत्ता की प्राप्ति करते हैं। नूरजहां सारे अधिकारों को सौंप देती हैं। तो ऐसे में अगले बादशाह कौन है भाई, तो अगले बादशाह जो हैं शाहजहां हैं। अगले बादशाह जो हैं वो शाहजहां हैं। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक रहते हैं। शाहजहां का जो शासनकाल है वो शुरुआत से ही चुनौतियों से घिरा हुआ रहता है। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है इन्होंने पुर्तगालियों पर नियंत्रण किया, इन्होंने पुर्तगालियों पर नियंत्रण स्थापित किया। साथ ही साथ जो है अहमदनगर एक बार पुनः स्वतंत्र हो जाता है। अहमदनगर के साथ पुनः संधि करेंगे, अहमदनगर के साथ पुनः जो है वो संधि करेंगे। अब क्या होगा, तो इनकी जो एक अन्य प्रमुख उपलब्धि रहेगी, 1639 ईस्वी के लगभग जो है कांधार पर पुनः जो है नियंत्रण स्थापित करेंगे। जो कांधार जहांगीर के समय में इनके हाथों से निकल गया था,
उस कांधार पे क्या होगा, उस कांधार पर पुनः नियंत्रण स्थापित होगा। और ऐसे में जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है इनका एक प्रमुख योगदान रहेगा। परंतु यही कांधार जो है 1647 में पुनः स्वतंत्र हो जाएगा। 1647 में पुनः स्वतंत्र होगा और फिर तब से लेकर आज तक कांधार जो है वो भारतीय साम्राज्य का हिस्सा पुनः नहीं बन पाता है। तो ये इनके पॉलिटिकल फील्ड के जो है इनिशिएटिव्स रहते हैं। इनकी ज्यादातर रुचि कहां पे था भाई, तो इनकी ज्यादा रुचि जो है कला और स्थापत्य क्षेत्र में रहता है। कला और स्थापत्य क्षेत्र में रहता है। जहांगीर की ज्यादा रुचि कहां पे रहता है, तो जहांगीर की ज्यादा रुचि जो रहता है वो चित्रकला के क्षेत्र में था। चित्रकला के क्षेत्र में था। इट मीन्स कि जहांगीर स्वयं कहते हैं कि वो चित्र को देख करके ये बता सकते हैं कि इसका चित्रकार जिंदा है या मर गया है। वैसे ही शाहजहां का विवाह जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ रहता है। अर्जुमंद बानो बेगम जो रहती हैं वो प्रसव पीड़ा में उनका इंतकाल, देहांत होता है। बहुत ज्यादा उनसे लगाव रखते थे शाहजहां, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। उनका जाना ये गुमसुम सा रहना शुरू होते हैं और बाद में फिर इनके दिमाग में आता है कि कुछ ऐसी एक इमारत बनाई जाए जिसे वर्तमान के साथ साथ आने वाला भी जो समय है वो याद रखे, तारीख जो है याद रखे कि एक शहंशाह अपनी बेगम से कितनी बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो ऐसे में 1632 के आसपास में ताजमहल की नींव पड़ता है। और ताजमहल के बारे में बहुत चीजें आप सुने होंगे। मकराना का जो सफेद संगमरमर पत्थर है उससे बना हुआ है। मकराना का जो सफेद संगमरमर पत्थर है उससे बना हुआ है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में 20 सालों तक दुनिया के 20,000 सबसे जो हुनरमंद लोग हैं वो इस इमारत को बनाते हैं। शाहजहां का ये एक ड्रीम कह सकते हैं कि था। ये भवन जो था बहुत, इसमें बेशुमार संपत्ति भी खर्च हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये बन करके 1652 में तैयार हुआ तो आगरा में जो ये इमारत है उसे काले जो है गाउन से ढक दिया जाता है। शाहजहां जब जाते हैं तो उनके दीदार के लिए जब उसे हटाया जाता है तो देख करके वो एकटक निहारते ही रह जाते हैं। उनके इस भाव से लगता है कि ये इमारत को देख करके बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। ये किंवदंती है बच्चों, इतिहास इसको जो है जस्टिफाई नहीं करता है। ऐसा किंवदंती है कि मजदूरों के लिए इनाम मांगा गया कि भाई इन्हें कुछ इनाम दिया जाए। तो ऐसे में कहा जाता है कि शाहजहां ने उनके हाथों को काट दिए जाने की बात कहा। तो हाथों को काट दिया जाए इसलिए कि फिर से ऐसी कोई इमारत जो है दोबारा जो है दुनिया में ना बनाई जा सके। तो ये किंवदंती है, इसे फिर से मैंने कहा कि इतिहास बहुत जस्टिफाई नहीं करता है। एक ब्लैक ताज का भी कॉन्सेप्ट आता है कि एक काला ताज था। तो काला ताज अमूमन क्या था, तो राहगीरों को जब चांदनी रात में ताज चमकता था तो यमुना के तट पर बना था, तो यमुना के पानी से उसकी प्रतिछाया जो है उस पार बनती थी। तो रात में कभी कभी भ्रम होता था कि एक हुबहू इमारत यहां भी है, तो उसे ब्लैक ताज का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो ताजमहल के साथ साथ फिर इन्होंने दिल्ली में क्या किया, ताजमहल बच्चों आगरा में है, दिल्ली में जो है लाल किला की स्थापना, लाल किला की स्थापना। लाल किला जैसे ये प्रेम में इमारत बनाई गई थी, तो राजनीतिक क्षेत्र में ये भी इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है।
लाल किला लगभग 9 वर्षों में 1638 में इसका फाउंडेशन दिया गया था, 1647 के लमसम में यह बन करके तैयार हुआ था। देश दुनिया के जो नामचीन राजनीतिक हस्तियां थी वो आई हुई रहती हैं। और लाल किला भी एक बहुत ही लाल बलुआ पत्थर से, जैसे ये सफेद संगमरमर का बना हुआ ताजमहल है, तो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ बहुत ही भव्य इमारत है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में लाल किला पे सारे लोगों का हुजूम रहता है, चांदनी चौक पर आम जनता का हुजूम रहता है। और इसमें जो है दारा सिकोह का नाम आता है, उसकी कहानी आगे सुनाऊंगा। तो इस तरीके से लाल किला भी इनका वो रहता है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में रहता है। और लाल किला के ही सामने जो है इन्होंने धर्म की एक शानदार इमारत जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये क्या है, ये जो है मुगल बादशाहों का में शाहजहां का जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान है। लाल किला में इनका एक बहुत ही बेशकीमती सिंहासन था, जिसे मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊ सिंहासन कहते हैं, जिसमें कोहिनूर हीरा को जड़ा गया था। इनके शासन के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और कौन है भाई, औरंगजेब हैं। 1658 से 1707 ईस्वी हैं। 1658 से 1707 ईस्वी शाहजहां के जो अंतिम दिन हैं, जहां के अंतिम दिनों में क्या है भाई, तो अंतिम दिनों में खराब स्वास्थ्य रहता है। और इस खराब स्वास्थ्य के कारण क्या होता है, तो इस खराब स्वास्थ्य के कारण जो है उत्तराधिकार का संघर्ष रहता है। उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। तो उत्तराधिकार के संघर्ष में कौन है, तो उत्तराधिकार का संघर्ष ये 2 वर्षों तक 1656 से 1658 ईस्वी तक चलता है। और कौन है भाई, तो औरंगजेब हैं, मुराद हैं, सुजा हैं, दारा सिकोह हैं। और इन सबकी चुनौती को समाप्त करते हुए अंततः 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो रक्त रंजित कह सकते हैं कि गद्दी नशीनी थी। अपने ही भाइयों को मारकर, और मारने की भी कहानी बच्चों दिल दहलाने वाली कहानी थी, अपने ही भाइयों को मारकर जो रक्तांचल कह सकते हैं कि सिंहासन पर ये विराजमान होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, तो इस तरीके से जो है अब औरंगजेब जो है गद्दी पे बैठेंगे। गद्दी पे बैठने के साथ शाहजहां का खराब स्वास्थ्य है, उन्हें कैद कर लिया जाएगा। और 8 सालों के कैद के बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। औरंगजेब आते हैं तो औरंगजेब जो है कट्टर धार्मिक नीतियों के साथ शासन करना शुरू करते हैं। और कट्टर धार्मिक नीतियों के साथ जजिया कर, जजिया के बारे में मैंने सल्तनत काल में बताया था कि जजिया गैर मुस्लिमों से जो है लिया जाने वाला कर था। तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, औरंगजेब ने उसे पुनः आरोपित कर दिया। औरंगजेब एक रेडिकल आइडियोलॉजी का जो सूफी आंदोलन है, नक्शबंदिया सिलसिला को मानता था। उत्तराधिकार के संघर्ष में नक्शबंदिया सिलसिला ने औरंगजेब को समर्थन दिया था। और नक्शबंदिया को उसने दारुल इस्लाम बनाने का भारत को वादा भी किया था। तो ऐसे में कई सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जाता है। तो ये औरंगजेब की अपनी जो है रिलीजियस पॉलिसी है। अब राजनीति के क्षेत्र में क्या है भाई, तो राजनीति के क्षेत्र में इनकी दक्कन नीति है।
तो औरंगजेब की जो दक्कन नीति है वही क्या है, उनके लिए फोड़ा बनता है। और प्रश्न भी पूछा गया है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया, उस प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का पतन कर दिया। तो चलिए बच्चों, अब जाकर के यहां से क्या होगा, यहां से जो चैप्टर नंबर 14 है वो स्टार्ट होगा। तो वो क्या है भाई, वो मुगलों की दक्कन नीति है। अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो दक्कन जो है सल्तनत काल के दौरान हम लोगों ने किया था। सल्तनत काल में दक्षिण में कौन रहता है, दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था। और बहमनी साम्राज्य था, इस बहमनी साम्राज्य का जो विखंडन है या विभाजन है वो 5 भागों में हुआ था। विभाजन 5 भागों में हुआ था। ये 5 भाग कौन है बच्चों, तो ये 5 भाग बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बरार है और बीदर है। तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था। और बाद में क्या हुआ था, बाद में जो है एक 1565 ईस्वी में क्या था, 1565 ईस्वी में राक्षस तांगड़ी का युद्ध था। राक्षस तांगड़ी का युद्ध रहता है। और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में विजयनगर का जो है वो पतन हो जाता है। और इस तरीके से दक्षिण भारत में कौन है, बहमनी है। अब इसमें क्या है बच्चों, तो मुगलों की दक्कन नीति, तो मुगलों के समय में दक्षिण भारत में कौन है, तो दक्षिण भारत में 3 बड़े राज्य हैं। एक अहमदनगर है, दूसरा गोलकुंडा है और तीसरा जो है बीजापुर है। तो मुगल और दक्षिण भारत की कहानी क्या है, तो बाबर को आपने क्या देखा था, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी, और बाबर अपने जीवन के अधिकांश समय में अपने पैतृक स्थान फरगना में संघर्ष ही किए थे। मिला तो बहुत ज्यादा मिला। और इस तरीके से काबुल कंधार से लेकर बंगाल तक उनका शासन था, मतलब उत्तर भारत को उन्होंने जीता। कभी भी बाबर को यह मौका ही नहीं मिला कि वो दक्षिण भारत की तरफ रुख कर सके। अब बाबर के बाद जो है, बाबर ने खुद अपने बेटे हुमायूं को सुझाव दिया था कि अपने भाइयों के प्रति रहमदिल रहना, और साम्राज्य का बंटवारा हुमायूं ने किया था। तो हुमायूं जो है अपनी आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों से ही जूझ रहे थे, जिसमें सबसे बड़ी बाधा या चुनौती शेरशाह सूरी था। और उनसे वो 2 बार पराजित भी हुए थे, चौसा और कन्नौज में। फिर 15 साल के बाद शासन मिलता है, लेकिन 6 महीना ही फिर जी पाते हैं। तो हुमायूं को भी दक्षिण की तरफ देखने का मौका नहीं मिला था। तो पहला मुद्दा बच्चों क्या देखेंगे कि दक्कन नीति की शुरुआत जो होती है, दक्कन नीति की शुरुआत अकबर के समय से हुआ, अकबर के समय से हुआ। तो एक मुद्दा हम लोग देख लेते हैं कि जिस दक्कन नीति की शुरुआत अकबर के समय से हुआ, उसमें एक मुद्दा यह जानना बच्चों जरूरी है कि इस दक्कन नीति के जो है प्रेरक कारक कौन से रहते हैं, व्हाट वेयर द स्टिमुलस फैक्टर बिहाइंड दैट डेक्कन पॉलिसी। तो
दक्कन नीति के प्रेरक कारक। दक्कन नीति के जो हैं प्रेरक कारक। व्हाट वर द स्टिमुलस फैक्टर विच लेड टू द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स। प्रेरक कारणों में बच्चों बहुत सारे प्रेरक कारण रहते हैं, जैसे कि दक्षिण का क्या है, दक्षिण भारत का बृहद समुद्री तट सीमा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये बहुत ही लाभदायक था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या है, लाभप्रद रहता है। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है दक्षिण भारत की बृहद समुद्री सीमा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लाभप्रद है। अगला दक्षिण भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन। दक्षिण भारत का समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, इसकी भी प्राप्ति क्या रहता है, इसकी भी प्राप्ति, चूंकि यूरोपियों का आगमन आ गया है, यूरोपी जो है इसी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वाणिज्यवादी क्रांति रहती है। तो मुगल भी क्या चाहते थे कि अगर साम्राज्य विस्तार दक्षिण तक होगा तो दक्षिण के समृद्ध संसाधनों की प्राप्ति होगी। अगला बच्चों प्रेरक कारक क्या है, तो उत्तर भारत में साम्राज्य संगठन के साथ दक्षिण में साम्राज्य विस्तार एक स्वाभाविक परिणति था। इट वॉज द कॉमन फैक्टर दैट की आफ्टर consolidating the empire in northern India, right now the Mughals they are approaching to the southern India। अंग्रेज भी बच्चों वही करते हैं, प्लासी और बक्सर जीतने के बाद उत्तर के बाद दक्षिण की तरफ ही रुख किए रहते हैं। अगला क्या है भाई, तो दक्कनी राज्य जो रहते हैं, दक्कनी राज्य गुजरात को पेशकश देते थे। गुजरात को पेशकश देते थे। मुगल कुछ ऐसा ही सम्मान अपने लिए चाह रहे हैं कि भाई यही सम्मान आप हमको दीजिए। खुतबा इन्हीं के नाम का गुजरात का वो पढ़ा जाता था, तो अकबर भी अपने लिए यही सम्मान चाहते थे। अगला क्या है, तो अगला जो है एक और बच्चों फैक्टर रहता है, दक्कन के राज्यों की कमजोर स्थिति भी, दक्कन के राज्यों की कमजोर जो स्थिति रहता है, यह भी मुगलों की दक्कन नीति का प्रेरक कारक के रूप में रहता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मुगलों की दक्कन नीति के प्रेरक कारक हैं। अब क्या है भाई, तो अब जो है दक्कन नीति का विकास देखा जाए। मुगलों के दक्कन नीति का विकास क्या है, तो मुगलों के दक्कन नीति का विकास, तो दक्कन नीति के विकास में बच्चों क्या है, बाबर और हुमायूं जो रहते हैं, बाबर और हुमायूं जो हैं, इन्हें दक्कन की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलता है। दे हैड नो टाइम टू लेड द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर इन साउदर्न इंडिया। परंतु शहंशाह अकबर जो रहते हैं, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, तो उनकी नीति थी कि निरंतर शत्रुओं के को युद्ध में व्यस्त रखना और उनके अंदर भय को कायम रखना। उत्तर भारत के राज्यों के साथ अकबर अब दक्षिण की तरफ रुख करते हैं। दक्षिण की तरफ अहमदाबाद महाराष्ट्र में है, अहमदनगर वही एक प्रमुख शक्ति रहता है, उसके ऊपर बरार जो है अहमदनगर के ही अधीन था।
दक्षिण की तरफ जब रुख कर रहे होते हैं तभी जो है उत्तर पश्चिम भारत में जो है एक उठा पटक है, और ऐसे में अकबर क्या होते हैं, तो अकबर जो है दक्कन का विचार शुरू में त्याग देते हैं, और लगभग 8-10 सालों के बाद फिर अकबर को मौका मिलता है कि वो दक्कन की तरफ फिर से देखे जो है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरह से अकबर जो रहते हैं, अकबर ने खानदेश और अहमदनगर की विजय किया, खानदेश और अहमदनगर की विजय किया। तो पहले अकबर क्या करते हैं, पहले अकबर जो है ऐसा संदेशा भिजवाते हैं कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, अधीनता स्वीकार कर लीजिए। इसमें जो है खानदेशी से स्वीकार करता है, क्यों, क्योंकि इनकी सीमा मुगलों से जो है वो सटी हुई रहती है। अहमदनगर में चांद बीबी रहती हैं, चांद बीबी वस्तुतः जो रहती हैं वो बीजापुर से रहती हैं। इनके जो है भाई का असामयिक मृत्यु होता है, और उसके बाद जो 10 वर्षीय भतीजे हैं उनसे सहानुभूति के लिए आती हैं, और आती हैं तो लगभग लगभग शासन का कर्ता धर्ता वही बन जाती हैं। तो चांद बीबी जो है वो अकबर से लड़ती हैं। अहमदनगर में जो है, अभी मैंने कहा दक्कन के शासकों की कमजोर स्थिति, गुटबंदी बहुत ज्यादा रहती है, सरदारों की अपनी जो है गुटबंदी जो है बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मुगल सेना अहमदनगर का घेरा डालता है। इसमें घेरे में 4 महीने का लगभग घेरा रहता है। 4 महीने के घेरे के बाद जो है अब अहमदनगर के लिए स्थिति असहज हो जाता है, और चांद बीबी जो है वो संधि का प्रस्ताव रखती हैं, और इस संधि के प्रस्ताव के तहत जो है बरार वो मुगलों को देने के लिए राजी हो जाती हैं, और इस तरीके से ये युद्ध समाप्त होता है। परंतु बरार को अकबर या मुगल जो है पूर्णतः उस पर नियंत्रण की जब बात आई, संधि के शर्तों को जब वास्तविकता के धरातल पर उतारने की बात आई, तो फिर से क्या होता है, फिर से जो है गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से जो है अहमदनगर के सैनिक जो है मुगल सेना को परेशान करना शुरू करते हैं। तो ये लगता है कि शर्तों की अवहेलना हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से अब जब मुगल आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दक्कन के अन्य राज्य जो रहते हैं जिनमें आपस में सामंजस्य नहीं था, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, तो अब अन्य को यह लगता है कि भाई अगर अहमदनगर तक वो आ गए तो बीजापुर, गोलकुंडा भी समय की बात रहेगा, समय के साथ उस पर भी कब्जा कर लिया जाएगा, जैसा कि बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने किया हुआ था अपने जमाने में। तो इस तरीके से तीनों का संघ बनेगा, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर का युद्ध चलेगा, घमासान युद्ध होगा। लेकिन फिर बाद में बीजापुर और गोलकुंडा साथ छोड़ करके चले जाएंगे। अहमदनगर जो है वो अपने आप को असहाय पाएगा, और फिर से क्या होगा, फिर से चांद बीबी जो है वही संधि की शर्तों को, जिसमें बरार देने की बात है, उसे देने की बात कबूल करेंगी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इस प्रकार जाकर के अहमदनगर अकबर के अधीन होता है। फिर क्या होगा, फिर धोखे से चांद बीबी की हत्या हो जाएगी, और इसके बाद अहमदनगर एक लंबे समय तक इनके अधीन रहेगा। अहमदनगर में आगे चल करके मलिक अंबर आते हैं। तो बाबर और हुमायूं को बच्चों दक्कन में देखने का मौका ही नहीं मिला। अकबर खानदेश और अहमदनगर को जीत लिए। जहांगीर के समय में क्या होगा, जहांगीर के समय में ये अहमदनगर स्वतंत्र हो जाएगा। मलिक अंबर जो रहते हैं एक प्रमुख जो है सशक्त नेतृत्व के रूप में उभरते हैं। अहमदनगर को जीतने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था, तो इस अभियान पर जो है खुर्रम को भेजा था।
खुर्रम जाते हैं और 1617 में क्या करते हैं, 1617 में अहमदनगर की विजय, क्या उससे अहमदनगर की संधि कहेंगे, और खुश होकर के जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां, शाह मतलब राजा, जहां मतलब दुनिया का राजा, ऐसी उपाधि से नवाजा जो है। तो चलिए भाई, तो अब जहांगीर के बाद फिर क्या होता है, तो जहांगीर के बाद फिर जो है शाहजहां के समय में फिर से ये अहमदनगर स्वतंत्र हो जाता है। शाहजहां फिर से क्या करेंगे, अहमदनगर स्वतंत्र होता है और 1633 के आसपास में फिर से अहमदनगर को जीतते हैं। असली बच्चों लड़ाई किसके समय में होती है, तो औरंगजेब के समय में। औरंगजेब क्या करेंगे, तो औरंगजेब जो है मराठों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु, नियंत्रण स्थापित करने हेतु जो है अब दक्कनी राज्यों पर, दक्कनी राज्यों पर दबाव की नीति अपनाएंगे। और इस दबाव की नीति के तहत क्या होगा, 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा की विजय करेंगे। बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लेंगे, परंतु क्या होगा, परंतु औरंगजेब जो हैं मराठों से एक लंबे संघर्ष में, एक लंबे संघर्ष में व्यस्त हो जाएंगे। और ये जो लंबा संघर्ष रहता है ये किससे शुरू होता है भाई, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पर येन केन प्रकारेण जो है साम दाम दंड भेद से पहले जो है अपने मामा शाइस्ता खान को औरंगजेब भेजते हैं। शाइस्ता खान जब असफल होते हैं तो दक्कन के सूबेदार के पद से उन्हें हटा करके बंगाल का सूबेदार बनाते हैं। इसके बाद जय सिंह को भेजते हैं। जय सिंह जो है अंततः पुरंदर की संधि 1664-65 के आसपास में है, तो पुरंदर की संधि के माध्यम से औरंगजेब पर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो है नियंत्रण स्थापित करते हैं। पुरंदर की संधि के तहत क्या होता है, शिवाजी, अभी एक बेटा मूवी आई हुई है छावा, जो है बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हो रहा है, तो अपने पुत्र संभाजी के साथ जो है आगरा जाते हैं। और वहां धोखे से क्या होता है, वहां धोखे से औरंगजेब जो है इन्हें कैद कर लेता है। तो कैद करने के पश्चात फिर क्या होगा, शिवाजी येन केन प्रकारेण वहां से निकलने में सफल होते हैं। निकलने में सफल होते हैं, फिर लौट करके सकुशल मराठवाड़ा क्षेत्र में आते हैं। औरंगजेब फिर कई प्रयास करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। अब यहीं पे बच्चों प्रश्न क्या बनता है, तो यहीं पे प्रश्न जो है दक्कन के नासूर का बनता है। प्रश्न किसका है, तो प्रश्न जो है दक्कन का नासूर। तो शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के साथ में क्या होगा, इस मृत्यु के साथ में जो है 1682 ईस्वी में शाहजादा अकबर का विद्रोह होगा। औरंगजेब के बेटे का नाम शाहजादा अकबर रहता है। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में 1682 में औरंगजेब, 1682 ईस्वी में औरंगजेब कहां पे जाएगा भाई, दक्कन में 5 लाख की सेना के साथ जाएगा। 5 लाख की सेना बच्चों उन दिनों में बहुत बड़ी सेना बल होता था। 5 लाख की सेना के साथ जाएगा। वही चीज है कि एक मराठों को कुचलने के लिए वो दक्कन में 3-3 दुश्मन बनाएगा। इन 3-3 दुश्मन में बच्चों कौन है, तो इन 3-3 दुश्मन में जो है
बीजापुर को जीतता है। बीजापुर इस्लामिक राज्य रहता है, चूंकि पूरा जीवन वो कट्टर इस्लामिक नीतियों पे शासन किया रहता है, तो ऐसे में बीजापुर उसका दुश्मन बनता है। फिर गोलकुंडा को जीतता है, गोलकुंडा भी उसका दुश्मन बनता है। उसे लगता है कि बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर अब वो मराठों को घेर लिया है, परंतु यही उसकी भूल होती है और संगमेश्वर में जो है शिवाजी के पुत्र संभाजी को वो गिरफ्तार करता है। उनकी निर्मम तरीके से हत्या करवाई जाती है। शव को टुकड़े टुकड़े काटकर भीमा नदी के तट पर फेंकवाया जाता है। भीमा नदी के तट पर फेंका जाना बच्चों, मराठों की अस्मिता जो है अब जाग जाती है और हर मराठा जो है अब एक सैनिक बन के मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में खड़ा होता है। संभाजी के बाद फिर राजा राम जो है इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। 1700 ईस्वी तक राजा राम रहते हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो है राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई इस संघर्ष को आगे बढ़ाती हैं। ताराबाई के संघर्ष के साथ साथ अब औरंगजेब बूढ़ा हो गया है और 1707 में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से शहंशाह हिंदुस्तान जो 1682 में आया, 1707 25 साल तक उसे उत्तर जाने का मौका ही नहीं मिला। उत्तर जाने का मौका नहीं मिला तो जहां पर वो सोच रहा था कि वहां पे कोई मेरा बाल बांका नहीं करेगा, उत्तर में भी विद्रोही स्वर अब जगने शुरू होते हैं। संभाजी की निर्मम हत्या और मराठों के संघर्ष से सिखों का उत्तर में विद्रोह शुरू होगा, राजपूतों का विद्रोह शुरू होगा, जाटों का विद्रोह शुरू होगा और ऐसे में औरंगजेब बच्चों चारों तरफ से घिरते जाएंगे और वही दक्कन का नासूर अब क्या होगा, वही दक्कन का नासूर अब औरंगजेब ही नहीं मुगलों के पतन का जो है वो कारण बनेगा। तो चलिए बच्चों, जो है ये मुगलों की दक्कन नीति रही। अगले क्लास में अब हम लोग मिला जाएगा। तो छोटे छोटे अब चैप्टर हैं, अब 2 लेक्चर आप लोग का और बच रहा है और आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।